नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अखंड भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, बड़ा ही अद्भुत कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। इनके आरंभिक जीवन के विषय में विद्वानों के बीच अब तक थोड़ी विवाद रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि लगभग 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। इनका आरंभिक जीवन बड़ा ही अभावों में बीता। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माता मूढ़ा थी और ये स्वयं एक चरवाहे के तौर पर नौकर के रूप में घूम घूम कर पाटलिपुत्र में अपना जीवन यापन कर रहा था। यह वही समय था जब चाणक्य धनानंद के दरबार से अपमानित होकर लौट रहा था। उन्हें तलाश एक ऐसे व्यक्ति की थी जो धनानंद से बदला ले सके, एक अखंड भारत का निर्माण कर सके और सिकंदर का जो भारत पर संभावित आक्रमण था उसे रोक सके। चाणक्य की तलाश चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पूरा हुई और कहते हैं बालक चंद्रगुप्त को चाणक्य अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गया, जहां उन्हें राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र जैसी विषयों की जानकारी दी। मित्रों, यही वो दौर था जब भारत पर, खासकर पंजाब के क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। कहते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद सिकंदर भारत से वापस लौट गया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर पंजाब में एक विशाल सेना की स्थापना किया और इसी सेना की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य लगभग 321 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया, धनानंद को पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट घोषित किया गया। बड़ा अद्भुत क्षण था ये, क्योंकि बालक चंद्रगुप्त को पूरी तरह से चाणक्य ने तराश कर उसे शारीरिक तौर पर, उन्हें मानसिक तौर पर, उन्हें बौद्धिक स्तर पर पूर्ण रूप से निर्माण कर मगध का सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में चाणक्य एक अखंड भारत का निर्माण करने की इच्छा रखता था और ये जिम्मेदारी चंद्रगुप्त मौर्य ने बखूबी निभाया। कहते हैं इस सम्राट बनने के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री, अपना गुरु, अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया और उन्हीं के दिशा निर्देशन में उन्होंने अखंड भारत के निर्माण की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत का विजय किया। कहते हैं कि पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ गया और इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे पुरुषपुर, कुसुमपुर, कुसुमध्वज जैसे नामों से भी जाना जाता रहा है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य वो शख्सियत था जिन्होंने विदेशी शासकों को बुरी तरह से पराजित किया। कहते हैं कि सेल्यूकस निकिटर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चाणक्य की सहायता से
चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पूरी तरह से पराजित किया। सिर्फ पराजित ही नहीं किया, बल्कि एरिया, अराकोसिया, जिड्रोसिया, परिपेमिसदेई, जिसे वर्तमान में हम लोग काबुल, कंधार, मकरान, हेरात जैसे देश के रूप में जानते हैं, उन्हें अपने अधिकार में लिया। उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह किया। बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था, क्योंकि जहां एक ओर अंतरजातीय विवाह भी इस समय प्रतिबंधित थे, वहां इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। और साथ ही मेगास्थनीज जैसे यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और लंबे समय तक वे भारत में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य कालीन शासन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि को लिखा, जिसे इंडिका के नाम से हम लोग जानते हैं। मित्रों, पाटलिपुत्र का पुनर्निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहते हैं कि पाटलिपुत्र के कुम्हरार नामक स्थान पर उन्होंने एक विशाल राजमहल का निर्माण लकड़ी और पत्थर की सहायता से करवाया, जो कलात्मक दृष्टिकोण से उच्च कोटि का है। उन्होंने संपूर्ण पाटलिपुत्र नगर का किलाबंदी करवाया और विश्व के महान नगरों में ऊंचा स्थान उन्होंने पाटलिपुत्र को दिलवाई। ये चंद्रगुप्त मौर्य की कलात्मक विशेषता थी। यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है और विस्तार से मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन शासन प्रशासन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में कई कल्याणकारी कार्य करवाया, क्योंकि उनकी सोच ही कल्याणकारी थी। उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये लाभप्रद हो और तत्कालीन किसानों को इसका सिंचाई का लाभ भी प्राप्त हो। मित्रों, यह वो दौर था जब भारत में कई बरस तक अकाल भी पड़ते थे, और इस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में कई अन्नागार, धान्य कोठार यानी कि अनाज भंडार का निर्माण करवाया, ताकि उनकी जनता के समक्ष अकाल के समय किसी प्रकार की समस्या न रहे। इस अन्नागार में हमेशा अनाज भरा हुआ रहता था। इस बात की जानकारी हमें सहगौड़ा और महास्थान जैसे अभिलेखों से हासिल होती है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, फिर भी जनता से उनकी नजदीकी बनी रही। हमेशा कल्याणकारी कार्य करना उनका उद्देश्य रहा, और कौटिल्य के दिशा निर्देशन में उन्होंने उच्च कोटि का प्रशासन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना, यूनानी विद्वान प्लूटार्क बताता है कि 6 लाख पैदल सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल था, जिसके बल पर उन्होंने संपूर्ण भारत को रौंद दिया। न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, हर क्षेत्र में उनकी देन अद्वितीय है। इसके बावजूद कभी भी सत्ता से उन्होंने अपना मोह बनाकर नहीं रखा। उनके संपूर्ण जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जहां उन्होंने त्याग की महान उदाहरण प्रस्तुत किया। कहते हैं कि आरंभ में चंद्रगुप्त मौर्य शैव धर्म को मानता था, लेकिन
जीवन की अंतिम बेला में उन्होंने अपने साम्राज्य, अपनी सत्ता को अपने पुत्र बिंदुसार के नाम परित्याग कर दिया और खुद जैन धर्म अपना लिया, सन्यासी बन गए और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने हेतु कर्नाटक चले गए, जहाँ श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने तपस्या की और शल्लेखन विधि से अर्थात उपवास के द्वारा भूखे रहकर उन्होंने लगभग 297 ईसा पूर्व में अपने प्राण का त्याग किया। तो एक साधारण बालक होकर के इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, चाणक्य का सानिध्य मिला, सिकंदर को टक्कर दिया और इसके बावजूद सत्ता की मोह उन्हें बांध नहीं सका और पूरे साम्राज्य को तिलांजलि दे करके एक सन्यासी की भांति अपने जीवन की अंतिम बेला को उन्होंने आगे बढ़ाया। यही भारतीय सभ्यता, यही भारतीय संस्कृति, यही भारतीय त्याग की प्रतिमूर्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।